हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका दुदानी, योर टीचर फॉर क्लास 11th बिजनेस स्टडीज। हमने स्टार्ट किया था आपका चैप्टर नंबर 3, दैट इज प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस, जिसमें हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स पढ़ चुके हैं, जो कि थी गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन जैसे इंडियन रेलवेज। उनका जो अथॉरिटी है पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट्स या अदर गवर्नमेंट्स के पास होती है, एंड उनका जो प्राइवेट इंटरफेरेंस है वहाँ नहीं होता। एज वेल एज रेवेन्यूज जो है सो सारे गवर्नमेंट ट्रेजरी में जाते हैं, एंड वो लोग अपने रेवेन्यूज भी इंजॉय नहीं कर पाते। तो कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट्स हैं, कुछ नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं। अब बारी है उसके बाद नेक्स्ट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पढ़ने की, दैट इज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। सो स्टूडेंट्स, प्राइवेट सेक्टर हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके थे, पब्लिक सेक्टर हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 3 में। अब इसके बाद ग्लोबल एंटरप्राइजेस में कौन सी आ जाती है? एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन, बट बिफोर स्टार्टिंग, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है पूरे इंडिया में जो आपको प्रोवाइड करता है क्वालिटी फ्री एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th। यहाँ आपको मिलते हैं फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। व्हाट डू आई मीन बाय फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज? हम आपको सारे चैप्टर्स, टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, जब चैप्टर एंड हो जाए तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, ये कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब आपका चैप्टर विद क्वेश्चंस एंड हो जाते हैं तो हम आपको रिफ्रेशर्स से और एनसीईआरटी के सारे कंसेप्ट्स मिला के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी करवाते हैं। जब हम थ्योरी कंटेंट पढ़ा रहे होते हैं तब भी रिफ्रेशर्स इंक्लूडेड होते हैं, ताकि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल की हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो हमारी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी जो वेबसाइट है वहाँ पर अवेलेबल है, तो आप उसे भी एक्सेस कर सकते हो, जिससे आपकी प्रिपरेशन और एनहांस होगी। जब एग्जाम पास आता है तो हमारे वन शॉट रिविजन्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। वी ऑल्सो कंडक्ट क्रैश कोर्सेज एंड मैराथन्स टू। सो स्टूडेंट्स, यस, ये इकलौता ऐसा इंडिया में प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स मिलता है, दैट टू एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इसका बेनिफिट उठाओ, कंसिस्टेंट रहो, एंड अपने मार्क्स जो हैं 100/100 वो अचीव करने की कोशिश करो। सीबीएसई का करिकुलम डे बाय डे अपडेट होता जा रहा है, तो आपको उस पर भी हम लोग सारे अपडेट्स के साथ ये चीज़ें कवर करते जा रहे हैं। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि क्या वो अपडेट्स कवर्ड नहीं है, पूरी अपडेट्स कवर्ड है। यस स्टूडेंट्स, सो हम आपको तैयारी कराते हैं सीबीएसई बोर्ड की भी एंड स्टेट बोर्ड्स की भी। और अगर आपको किसी भी चैप्टर के बुक्स, नोट्स चाहिए, तो ई बुक्स चाहिए, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन या स्टैट्यूटरी कंपनीज या फिर सिर्फ कॉर्पोरेशंस। ओके स्टूडेंट्स, सो अगर मैं बात करती हूँ आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो आरबीआई रेगुलेट होता है एक सेपरेट कानून से, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। अगर मैं बात करूँ नाबार्ड की, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, तो ये वाले इसकी बात करूँ तो इसका जो एक्ट है नाबार्ड एक्ट 1982 है। अगर मैं बात करती हूँ फॉर एग्जाम्पल लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की, LIC की, तो उसका भी एक सेपरेट एक्ट है, डेट इज LIC एक्ट 1956। तो आपको क्या समझ आया कि अच्छा मैम आप ये बताना चाह रहे हो कि जिन कॉर्पोरेशंस के अलग सेपरेट लेजिस्लेचर या एक्ट होता है उन्हें बोलते हैं हम स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस। यस, मैं यही बताना चाह रही हूँ स्टूडेंट्स। तो अगर आपको इसके बारे में पहले से पता था, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, जिससे मैं आपके साथ डिस्कस कर सकती हूँ और हम आपसे कनेक्टेड रह सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी पता है, आप मुझे बताइए कि क्या कंपनीज कॉर्पोरेशन होती हैं या कॉर्पोरेशंस कंपनीज होती हैं? यानी कि मैं पूछना चाहती हूँ, आर ऑल कॉर्पोरेशन कंपनीज और ऑल कंपनीज आर कॉर्पोरेशन? क्या ये दोनों चीज़ों पे आप थोड़ा सा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, देखती हूँ किसको कितना बनता है। वैसे तो मैं सेशन के लास्ट में आपको इसका आंसर बता ही दूंगी। सो स्टूडेंट्स, पब्लिक कॉर्पोरेशन और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन आपके सामने स्क्रीन पर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक कानून से गवर्नड है, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। ठीक है, तो ये एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का एग्जाम्पल है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज अ बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड अंडर द स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और बाय सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर।
यानी कि ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये गवर्नमेंटल बॉडी है जिसका एक सेपरेट लेजिस्लेचर है जो कि पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट में फॉर्म हुई है, ठीक है। नाउ इट इज़ फुल्ली फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट। इसके जो पूरी फंडिंग है वो कहाँ से आती है? गवर्नमेंट से आती है, गवर्नमेंट ही इसका खर्चा उठाती है। its powers, objects, limitations etc. are also decided by the acts of legislature। जैसे RBI एक्ट में उसके रूल्स, उसके पावर्स और उसका पूरा गवर्निंग लिखी हुई है, तो यही बात यहाँ पे लिखी है कि इट्स पावर्स, ऑब्जेक्ट्स, लिमिटेशंस आर डिसाइडेड बाय द एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर। यानी जो इस एक्ट में लिखा है वो ही इस ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना पड़ेगा। और ये एक्ट किसने बनाई? सरकार ने बनाई है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो ऑफिशियल्स हैं वो अपने हिसाब से नहीं चल सकते एंड इस एक्ट के प्रोविजंस को वो नहीं तोड़ सकते। जो कानून में लिखा है वही फॉलो करना पड़ेगा। और अगर वो इसके बियॉन्ड गए या इसको फॉलो नहीं किया तो पेनाल्टीज लग सकती है, हो सकता है दे में लूज देयर जॉब, ठीक है। नाउ फॉर एग्जांपल इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, फूड कॉर्पोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, इन सबके सेपरेट लेजिस्लेचर्स हैं, ठीक है। सबके सेपरेट एक्ट्स हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको LIC का बताया था, LIC का एक्ट है LIC एक्ट 1956। यस स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया था ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, जैसे मैंने आपको और भी नाबार्ड बताया था, तो ये सब क्या है? ये पब्लिक कॉर्पोरेशन है या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है? अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, मैम आपने हमें बोला था कि कंपनीज का भी एक सेपरेट एक्ट है, दैट इज कंपनीज एक्ट 2013 और उसके पहले था कंपनीज एक्ट 1956। तो क्या सभी कंपनीज कॉर्पोरेशंस होती हैं? सो स्टूडेंट्स, कंपनीज का सेपरेट एक्ट है तो ऑल कॉर्पोरेशंस आर कंपनीज ऐसा तो नहीं बोल सकती ना मैं, क्योंकि कुछ कॉर्पोरेशंस RBI भी होती हैं, LIC ऑर्गेनाइजेशन भी होती हैं, तो हर कॉर्पोरेशन कंपनी नहीं हो सकती, बट हर कंपनी कॉर्पोरेशन हो सकती है, ठीक है। जो मैंने आपको शुरू में पूछा था, राइट, जो मैंने आपको बोला था कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ मुझे। सो इसकी मैं लाइन आपके सामने लिख रही हूँ, तो आई होप आप इसके नोट्स बना लोगे फर्स्ट स्लाइड के पॉज करके। तो मैं लाइन लिख रही हूँ आपके सामने कि all corporations are not companies but all companies are corporations। इसको समझते हैं कि इसका क्या जिस्ट है। मैंने आपको बोला कि जैसे RBI है, इसका एक सेपरेट एक्ट है, दैट इज RBI एक्ट 1934। ओके स्टूडेंट्स, जैसे LIC है तो LIC का सेपरेट एक्ट है LIC एक्ट 1956, ठीक है, जैसे LIC है। सो आपने क्या देखा कि इन ऑर्गेनाइजेशन का एक सेपरेट एक्ट है जिसके थ्रू ये चल रहे हैं। इस एक्ट में जो लिखा है वो इन ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इन्होंने फॉलो नहीं किया तो इट मे हैपन कि जो ऑफिशियल्स फॉलो नहीं कर रहे उनका लाइसेंस ही कैंसिल हो जाए, उनकी जॉब चले जाए, ठीक है। नाउ आपके मन में जो सवाल आया वो क्या था? आपके मन में सवाल आया, मैम आपने हमें फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ाया था कि कंपनी का एक सेपरेट एक्ट होता है, दैट इज कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, जो अभी रिसेंट वाला एक्ट है। तो क्या कंपनी कॉर्पोरेशन हुई? इसका भी तो सेपरेट एक्ट है ना मैम। तो यस, कंपनी कॉर्पोरेशन हुई, बट क्या सारी कॉर्पोरेशन कंपनी होती है? नहीं, कुछ कॉर्पोरेशन RBI होती हैं, LIC होती है, मैंने उल्टा लिख दिया है LIC। LIC। सो स्टूडेंट्स, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो LIC होती हैं, कुछ प्योरली गवर्नमेंट होती हैं। तो जरूरी नहीं है कि सारी कंपनीज जो हैं, सारी कंपनीज तो कॉर्पोरेशन है, पर जरूरी नहीं है कि सारी कॉर्पोरेशन कंपनीज हो, ठीक है।
कई कॉरपोरेशंस कंपनी से हटके भी काम करती हैं, उनका सेपरेट एक्ट होता है। सो हमारे इंडिया में बहुत सारी कॉरपोरेशंस एंड बहुत सारी कंपनीज हैं, इसलिए अगर एमसीक्यू में आपसे पूछे आर ऑल कॉरपोरेशन कंपनी, तो आपका आंसर होना चाहिए फॉल्स, क्योंकि कंपनीज का एक सेपरेट एक्ट जरूर है, बट और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका सेपरेट एक्ट है जो चल रही हैं अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और कंपनीज भी सिर्फ गवर्नमेंट कंपनीज यहाँ पे इंक्लूडेड होंगी, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनीज की ही फंडिंग सरकार से आती है, ठीक है। तो अगर मैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की बात कर रही हूँ तो मतलब फंडिंग सरकार से आनी चाहिए, तो प्राइवेट कंपनी यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं होगी, ठीक है। तो ये बारीक बातें आपको पता होनी चाहिए। और जो दूसरा पॉइंट था, आर कंपनीज कॉर्पोरेशंस, तो यस आपका आंसर होगा ट्रू, ऑल कंपनीज आर कॉर्पोरेशंस, ठीक है। तो ये सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको पॉज करके अच्छे से इसके नोट्स बना लेना। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स प्रोसीड टू आवर फीचर्स ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन। तो बिफोर दैट मैं हट जाती हूँ स्क्रीन से, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लो एंड अच्छे से नोट्स बना लेना, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं फीचर्स ऑफ public corporation. The main characteristics of public corporation are, it is created by act of parliament or central or state legislature. तो यानी अगर एक्ट नहीं है तो कॉर्पोरेशन नहीं है। तो अगर कोई इंस्टीट्यूशन है, मान लो उसका कोई एक्ट नहीं है, वो किसी लॉ द्वारा नहीं चल रही, तो मतलब वो कॉर्पोरेशन है ही नहीं, ठीक है। द पावर्स, ऑब्जेक्टिव्स, लिमिटेशंस ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन आर डिफाइंड इन द एक्ट ओनली। ये कॉर्पोरेशन क्या कर सकती है, यानी आरबीआई क्या कर सकती है, कैसे कर सकती है, आरबीआई के पास कितनी पावर्स हैं, सब आरबीआई एक्ट 1934 में लिखा हुआ है, और आरबीआई को उसी हिसाब से चलना पड़ेगा, राइट स्टूडेंट्स। नाउ इट ऑपरेट्स अंडर टोटल कंट्रोल ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पर या तो केंद्र सरकार या तो राज्य सरकार इसका कंट्रोल ले लेती है। नाउ इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इट गेट्स इनकॉर्पोरेटेड ऑटोमेटिकली व्हेन द एक्ट इज पास्ड। जैसे ही एक्ट पास हुआ था, आरबीआई एक्ट 1934, तब आरबीआई आ गया था, आरबीआई इनकॉर्पोरेट हो गया था। सिमिलरली जैसे सेबी एक्ट 1992 पास हुआ था, तो सेबी पिक्चर में आ गया था, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेपरेट लीगल एंटिटी है, यानी यहाँ पर लोग अलग हैं, कॉर्पोरेशन अलग है, यानी लोग बाउंड नहीं होंगे फॉर द एक्ट डन बाय देम ऑन बिहाफ ऑफ द कॉर्पोरेशन, और ये इनकॉर्पोरेट हो जाती है जब एक्ट पास हो जाए, ठीक है। तो ये थे फीचर्स, चारों फीचर्स सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। आई होप आप इसके अच्छे से नोट्स बनाओगे, प्लीज इसके नोट्स बनाइए, ओके स्टूडेंट्स। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पॉइंट नंबर 5th। इट इज मैनेज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हु आर नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट। तो जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, तो आरबीआई में जो पैनल है, ठीक है, जैसे मैं मान लीजिए सेबी का एग्जांपल ले लेती हूँ, है ना, सेबी का, तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का अगर आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखोगे, तो कैसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, सबसे पहले एक व्यक्ति है, मैं इसको सेपरेट पेन से लिखती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। सबसे पहले एक व्यक्ति है जो कि है चेयरमैन, अब स्टूडेंट्स चेयरमैन के अंदर और भी लोग हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स, जैसे यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स, ठीक है। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक व्यक्ति लगता है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री के 2 व्यक्ति, एंड यहाँ पर 5 लोगों की रिक्वायरमेंट है। सो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ सेबी कुछ ऐसा दिखता है। सो ये किसने तय किया कि और सेबी में कितने लोग काम करेंगे टॉप लेवल पे, सरकार ने तय किया। सो इट इज मैनेज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हु आर नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट लोग तय कर लेती है कि जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ पब्लिक कॉर्पोरेशन हैज इट्स ओन रूल्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ इट्स स्टाफ। अगर आज आपको आरबीआई में जॉब करनी पड़ेगी, आरबीआई में जॉब करनी है तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा,
आरबीआई ग्रेड ए बी सी डी, है ना, एग्जाम्स होते हैं। सो पब्लिक कॉर्पोरेशन के अपने रूल्स हैं कि पर्टिकुलर एम्प्लॉयज इस कॉर्पोरेशन में कैसे एम्प्लॉयमेंट लेंगे, राइट। इट एंजॉयज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी एज इट इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। यहाँ पे सब कुछ सरकार के कंट्रोल में है तो पॉलिटिक्स नहीं होती, इसलिए यहाँ पर क्या मिलता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। व्हाट डू यू मीन बाय एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशंस जो काम है, जो ऑपरेशंस है, उसको फ्रीली करने की एक फ्रीडम मिली है, ठीक है। यहाँ पे कोई आपको इंटरफेयर नहीं करेगा, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के दबाव में आके स्टेप्स नहीं लोगे, आप ये फ्री कर सकते हो, यानी जैसा ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहेंगे वैसा काम होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था अपना पॉइंट नंबर 5, 6 एंड 7। इट इज सुपर इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू फीचर्स। नाउ let's proceed to point number 8. The main motive of public corporation is to serve जनरल पब्लिक। तो यहाँ पर हम जो हमारी जनता है उसको सेवा करने के लिए ही ये ऑर्गेनाइजेशन बनी है, ठीक है, जनरल पब्लिक। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो जनता है उसको हम कैसे सर्व कर रहे हैं, जैसे आरबीआई, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, ये सब मेंटेन करके चल रहा है, फंड्स, रिजर्व्स। और कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पर तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चरल चेंजेस किए थे, राइट। इट इज़ अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट। अगर कुछ भी स्टेप्स ले रहे हैं तो यू आर अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट। द ऑर्गेनाइजेशन विच इज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर फॉर ऑपरेशन। इट हैज़ टू सबमिट इट्स एनुअल रिपोर्ट ऑन इट्स वर्किंग। तो हर कॉर्पोरेशन को अपनी एनुअल रिपोर्ट सरकार को सबमिट करनी होती है। The accounts of public corporation are generally audited by comptroller and auditor general। अब आपको यहाँ पे मैं समझाती हूँ कि एक अगर नॉर्मल बिजनेस है, फॉर एग्जाम्पल कंपनी है, ठीक है, अगर कोई कंपनी है तो कंपनी के अकाउंट्स एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करता है, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। तो एक सीए कंपनी के अकाउंट्स का ऑडिट करता है। बट वहीं अगर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज आरबीआई और एलआईसी और सेबी और नाबार्ड और ओएनजीसी, ऐसी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, इनके अकाउंट्स कौन ऑडिट करेगा, इनके अकाउंट्स ऑडिट करता है कैग। सो आप कैग क्या होता है स्टूडेंट्स, कैग होता है सरकार का ऑडिटर। तो सरकार का ऑडिटर का फुल फॉर्म क्या है, कंट्रोलर। आप देखिए कई बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम में कंट्रोलर लिख के आ जाते हैं। बेटा कंट्रोलर नहीं लिखा है यहाँ पे क्या लिखा है, कॉम्प्ट्रोलर। स्टूडेंट्स कॉम्प्ट्रोलर, COMPTROLLER, है ना। कंट्रोलर मत लिख के आ जाना और आपके मार्क्स चले जाते हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भी लिख देना, क्योंकि इंडिया के बाहर के जो कैग हैं, ऑफिशियल्स हैं, वो नहीं ऑडिट कर सकते। सो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ही स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस का ऑडिट करता है। और नॉर्मल कंपनीज का ऑडिट कौन करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है। अब आपके मन में एक ट्विस्टेड क्वेश्चन आएगा कि मैम आपने मुझे अभी बताया कि कंपनीज जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं वो वाली कंपनीज एक्ट 2013 में आती हैं और उनका ऑडिट सीए करेगा, ठीक है, आपके इस स्टेटमेंट के हिसाब से। पर आपने बोला कि कंपनीज जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं वो कॉर्पोरेशंस कहलाती है। सो क्या अब भी उनका ऑडिट सीए करेगा गवर्नमेंट कंपनीज का? नो, गवर्नमेंट कंपनी है तो ऑडिट होगा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये था अपना जिस्ट ऑफ पॉइंट नंबर टिल पॉइंट नंबर 10। सो आप इसके अच्छे से नोट्स बनाइए फटाफट। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। मेरिट्स एडवांटेजेस ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन। अभी तक हमने फीचर्स देखे थे, अब हम पढ़ने जा रहे हैं मेरिट्स। सो हेडिंग डाल लो मेरिट्स एडवांटेजेस। मेरिट्स को एडवांटेजेस करके भी पूछा जाता है पेपर में। एंड ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन या फिर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। सो इसको स्टार्ट करने से पहले आप हेडिंग डालिए, देन वी विल प्रोसीड। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं एडवांटेजेस इन डिटेल। तो सबसे पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। ये फर्स्ट एडवांटेज है ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन।
So a public corporation is able to manage its affairs with independence and flexibility. अब क्योंकि इनका एक सेपरेट एक्ट है, वो इस एक्ट के हिसाब से चलते हैं, तो इनको कोई भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस या एक्सटर्नल पार्टी इंटरफेरेंस नहीं होता. ओके, क्विक डिसीजंस, यहाँ पर रिलेटिवली रेड टेपिज्म नहीं होता है एंड ब्यूरोक्रेटिक जो वर्क कल्चर है वो नहीं होता. सो दैट्स वाई यहाँ पर क्विक डिसीजंस होते हैं. रेड टेपिज्म यानी कि जो सेट रूल्स हैं वो रिजिड तरीके से फॉलो नहीं होते, फ्लेक्सिबल होते हैं, कोई भी रिजिड चीज़ें हैं, रूल्स रेगुलेशंस नहीं है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सो अ पब्लिक कॉर्पोरेशन इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम रेड टेपिज्म एंड देयर इज लेस फाइल वर्क, लेस फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लीटेड बिफोर टेकिंग डिसीजंस. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो गवर्नमेंट इलेक्ट करती है वो लोग डिसीजंस ले लेते हैं और ये डिसीजंस थोड़े से फ्लेक्सिबल होते हैं, चेंज हो सकते हैं, पर एक्ट के बियॉन्ड नहीं जाना है. नाउ नेक्स्ट मेरिट है सर्विस मोटिव. यहाँ हम पूरी जो कॉर्पोरेशन है, चाहे आरबीआई हो, एलआईसी हो, चाहे कोई भी कॉर्पोरेशन हो, वो जनता के लिए ही है. सो दैट्स वाई इट हैज अ गुड सर्विस मोटिव. सो द एक्टिविटीज ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन आर डिस्कस्ड in parliament. This ensures protection of public interest. Okay students, now let's proceed to the further merits. Efficient staff. So now आपको पता है व्हाट इज एन एफिशिएंट वर्कर एंड व्हाट इज एन इनएफिशिएंट वर्कर. एफिशिएंट वर्कर वो होता है जो पूरा काम टाइम पे कंप्लीट करता है विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो द पब्लिक कॉर्पोरेशन हैव रेगुलेशंस रिगार्डिंग रेम्यूनरेशन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज. यहाँ पे आप प्रॉपर एग्जाम दोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा. जैसे आरबीआई के ऑफिस में आप कब काम कर सकते हो, आरबीआई ग्रेड ए बी सी डी ऐसे एग्जाम्स होते हैं उनके, आप एग्जाम देते हो, फिर आपका कॉल लेटर आता है जब सिलेक्शन हो जाता है, फिर आप इंटरव्यूज देते हो, इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाते हो, तब जाके आप ऑर्गेनाइजेशन में आते हो, फिर आपकी ट्रेनिंग चालू होती है, ट्रेनिंग के बाद आपको परमानेंट एम्प्लॉयमेंट मिलती है. सो रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो गया, रेम्यूनरेशन की बात हो गई, और इसके साथ ये मिलता है रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो फॉलो करने होते हैं. इट कैन प्रोवाइड बेटर फैसिलिटीज, अट्रैक्टिव टर्म्स ऑफ सर्विस टू स्टाफ टू सिक्योर एफिशिएंट वर्किंग फ्रॉम इट्स स्टाफ. वो बहुत अच्छी फैसिलिटीज देते हैं. ऑब्वियसली सरकारी जॉब है, अच्छी तो होगी. नाउ प्रोफेशनल मैनेजमेंट. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो हाई लेवल पे होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही इलेक्ट करके दिए हैं. सो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म है. सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंसिस्ट ऑफ बिजनेस एक्सपर्ट्स एंड ऑल्सो द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ वेरियस ग्रुप्स सच एज लेबर, कंज्यूमर्स नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट. ठीक है, सो जो कंज्यूमर फोरम्स के जो हेड्स होते हैं, ऑफिशियल्स होते हैं, अलग अलग ग्रुप्स के, यूनियन के मेंबर्स भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होते हैं, ताकि सारे सेक्टर्स की जो मांगे हैं वो पूरी हो जाए. ओके स्टूडेंट्स, तो ये था अपना फिफ्थ मेरिट. Now let's study demerits or disadvantages of statutory corporations. So first आता है इसमें autonomy on paper only. ठीक है, so the autonomy and the flexibility of public corporation is only for namesake. ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि हाँ यहाँ पर फ्री फ्लेक्सिबल अप्रोच है, बट ये सिर्फ नाम के लिए ही फ्री फ्लेक्सिबल अप्रोच है. अगर रियल लाइफ में देखा जाए तो मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पॉलिटिकल पार्टीज, ये सब इंटरफेयर करते हैं. किताबों में तो उन्होंने लिख दिया कि इट इज़ फ्लेक्सिबल, बट जब बात आती है डिसीजंस की, सब आ जाते हैं इंटरफेयर करने के लिए, एंड उनकी बातें सुननी भी पड़ती हैं बिकॉज दे आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पब्लिक. ठीक है, नाउ लैक ऑफ इनिशिएटिव. सो पब्लिक कॉर्पोरेशन डू नॉट हैव टू फेस एनी कॉम्पिटिशन एंड आर नॉट गाइडेड बाय प्रॉफिट मोटिव. पूरा जो पैसा आता होगा गवर्नमेंट ट्रेजरी के पास जाता होगा, तो इसलिए प्रॉफिट तो है नहीं, तो उनको मोटिवेशन नहीं मिल पाता काम करने के लिए. सो द एम्प्लॉयज डू नॉट टेक इनिशिएटिव टू इंक्रीज द प्रॉफिट एंड रिड्यूस द लॉस. सो जो एम्प्लॉयज हैं वो इनिशिएटिव ही नहीं लेते कि हम प्रॉफिट बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि उनको तो कुछ नहीं मिल रहा. उनको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रॉफिट है उससे कोई लेना देना नहीं है, सर्विस मोटिव है, तो लॉसेस भी हो जाते हैं कभी कभी, एंड प्रॉफिट्स पे वो लोग ध्यान ही नहीं देते. एम्प्लॉयज आते हैं, काम करते हैं, चले जाते हैं. सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं. So the losses of the public corporation are made good by the government, not the employees. सरकार ही उसे कंपेंसेट करती कहीं ना कहीं दूसरे एंड से. ठीक है, तो इसलिए ये भी लैक ऑफ इनिशिएटिव भी एक डिसएडवांटेज है. आजकल हमारे इंडिया में स्टूडेंट सरकारी जॉब का ऐसा सिनेरियो हो गया है, जितना काम है करो एंड घर जाओ. लोग कंफर्ट के लिए पढ़ाई कर रहे हैं ताकि सरकारी जॉब एक कंफर्टेबल जॉब है, बट एक्चुअली अगर वहाँ पे स्कोप देखा जाए तो इतना ब्रॉडन्ड स्कोप है. एम्प्लॉय अगर अपना माइंडसेट चेंज करे और लर्निंग की तरफ डेवलप हो तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी उसकी ग्रोथ के लिए, राइट. और इनिशिएटिव ले. नाउ रिजिड स्ट्रक्चर. तो रिजिड का मतलब होता है टफ स्ट्रक्चर. अब एक एक्ट है जिसके हिसाब से चलना है, इसके बियॉन्ड अपन नहीं जा सकते. बियॉन्ड गए
तो हो सकता है पेनाल्टीज लग जाए, हो सकता है आपको फाइन पे करना पड़ जाए. सो द ऑब्जेक्ट्स एंड द पावर्स ऑफ द पब्लिक कॉर्पोरेशन आर डिफाइंड बाय द एक्ट एंड दीज कैन बी अमेंडेड ऑन ओनली बाय अमेंडिंग द एक्ट. अगर आपको इसके बियॉन्ड जाना है तो इस एक्ट में चेंजेस करो, और चेंजेस करने को क्या बोलते हैं? अमेंड करना. ठीक है, तो आप बियॉन्ड जा सकते हो बट आपको अमेंड करना पड़ेगा. तो इसलिए बोला जाता है कि रिजिड है, टाइम कंज्यूमिंग है ये सब प्रोसेस. नाउ अनफेयर प्रैक्टिसेस. गवर्निंग बोर्ड ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन में इंडल्ज इन प्रैक्टिसेस. इट में चार्ज अनड्यूली हाई प्राइस टू कवर अप इनएफिशिएंसी. कई बार क्या होता है, ये रिश्वत भी लेते हैं लोग. जब कुछ मिसहैप्स हो जाते हैं, कुछ हायर चार्जेस भी पे करते हैं. कई बार अंडर द टेबल चीज़ें भी हो रही हैं. तो यहाँ पर अनफेयर प्रैक्टिसेस भी बहुत ज़्यादा वायरल होती हैं, एंड करप्शन जो है ये हमारे इंडिया में थोड़ा बहुत. ठीक है, सो दैट्स वाई अनफेयर प्रैक्टिसेस अराइज नाउ. पर ये लोग उतना ही जल्दी पकड़ा भी जाते हैं. नेक्स्ट कम सूटेबिलिटी. द पब्लिक कॉर्पोरेशन क्यों सूटेबल है? सो वेयर अंडरटेकिंग रिक्वायर मोनोपोली पावर्स, यानी अगर सेल्फ इंडिपेंडेंट पावर्स चाहिए, एक्ट द्वारा गवर्न होना है, इसलिए ये सूटेबल है. वेयर अंडरटेकिंग रिक्वायर स्पेशल पावर्स डिफाइंड बाय एक्ट और स्टैट्यूट. वेयर अंडरटेकिंग रिक्वायर रेगुलर ग्रांट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट. वेयर अंडरटेकिंग रिक्वायर अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी एंड ऑपरेशनल ऑटोनॉमी. ठीक है, तो क्यों सूटेबल है? पहले मोनोपोली, दूसरा एक्ट, तीसरा ग्रांट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, चौथा पब्लिक अकाउंटेबिलिटी एंड ऑपरेशनल अकाउंटेबिलिटी या ऑटोनॉमी. ठीक है, तो ये सारी चीज़ों की वजह से पब्लिक कॉर्पोरेशन सूटेबल है. अब आते हैं मेरे फेवरेट टॉपिक केस स्टडीज़ पे. सो आपको कौन सी रजिस्टर निकालनी है बताओ कमेंट बॉक्स में. आपको निकालनी है क्यूएनए रजिस्टर, राइट स्टूडेंट्स. सो विद द एनैक्टमेंट ऑफ LIC एक्ट 1956, एन ऑटोनॉमस बॉडी, Life Insurance Corporation of India was formed. The act defines its powers, duties, function. It has a separate legal entity. It is fully owned by government. It has independent financial policy and can raise funds by borrowing from the public. However, it is not subject to any budgetary, accounting or audit control like railways. Its annual report is presented in the parliament every year. Name the type of public sector enterprise referred in the above case. Public corporation or statutory corporation is the answer. Okay, now name the act under which it is formed. LIC Act 1956. ठीक है, नेम एनी अदर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन. तो सेबी, RBI हो गया, ONGC. आप कोई भी किसी भी कॉर्पोरेशन का नाम लिख सकते हैं. स्टेट 2 फीचर्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन मेंशन. तो 2 फीचर्स क्या हैं? इसका एक सेपरेट एक्ट होता है और इसके यहाँ इसकी मोनोपोली होती है. सो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लेजिस्लेचर, कोई भी 2 फीचर्स आप लिख सकते हो. ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी अपनी केस स्टडी. नाउ दिस वॉज अवर टॉपिक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन. आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया. अब जब भी हम स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस के बारे में पढ़ते हैं, एक बात याद रखना, जो मैंने वो ऑल कॉर्पोरेशन वाली लाइन बताई थी, सेपरेट लेजिस्लेचर वाली बात बताई थी, ये सारी इंपॉर्टेंट एरियाज हैं. So that's all for this video. Thank you so much students for being connected. You all are at India's most loved फेवरेट यूट्यूब चैनल बाय ऑल स्टूडेंट्स, दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स. ये इकलौता ऐसा चैनल है पूरे इंडिया में जो आपको प्रोवाइड करता है किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सारी वीडियोस एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. अगर आपको किसी भी चैप्टर के ई नोट्स या किसी भी सब्जेक्ट की ई बुक्स चाहिए तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. हम आपको तैयारी कराते हैं CBSE बोर्ड की एंड ये वाले सारे स्टेट बोर्ड्स की. नाउ व्हाट आर द स्टेट बोर्ड्स डू वी टीच? दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड. हमारे पास स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी है एंड वैदिक मैथ्स का कोर्स भी है, वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप उसे भी देख सकते हो. हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मिल जाएंगे सारे वीडियो सिस्टमैटिकली. वी प्रोवाइड यू फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स. और हमारे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स भी हैं जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम. सो गेट कनेक्टेड विद अस वाया दैट प्लेटफॉर्म्स. लाइक दिस वीडियो, शेयर टू योर फ्रेंड्स who are from Hindi medium students, tell them that we have a separate Hindi medium channel too. और अगर आप आपके बाकी फ्रेंड्स हैं जो आपके साथ ही पढ़ रहे हैं, उनको आप ये वीडियोस शेयर कर सकते हो ताकि वो भी हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं. थैंक यू सो मच. सी यू इन द नेक्स्ट सेशन सुपर सून.